नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज आवाज अड्डा में हम ग्रोथ स्टोरी की बिग पिक्चर देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जीडीपी के आंकड़े आ चुके हैं। आंकड़े कहने के लिए, देखने के लिए अच्छे भी लग रहे हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि ये पर्याप्त नहीं है। मतलब कि देश के आर्थिक विकास के पहिए ने रफ्तार तो पकड़ी, लेकिन ये रफ्तार शायद उतनी पर्याप्त नहीं है जितनी चाहिए। हालांकि आगे आने वाला वक्त ऐसा है जिसमें बहुत सारी चुनौतियां भी मौजूद रहने वाली है। इनफैक्ट अभी का जो वक्त है वो भी कम चुनौतियों से भरा हुआ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य इस समय काफ़ी ज़्यादा अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे देश के या हमारे नेताओं के कंट्रोल में नहीं है और देश के राजनीतिक नेतृत्व कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर ज़रूर पड़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था पे ज़रूर पड़ेगा। देश के अंदर चीज़ें सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं, अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन इनकी सस्टेनेबिलिटी पर थोड़ा सा सवाल रहेगा। महंगाई एक बड़ी चिंता है और उसके आगे बढ़ती ब्याज दरें क्या खेल और बिगाड़ सकती हैं? इन सारी सवालों के जवाब आज जानने की कोशिश रहेगी, लेकिन उससे पहले हम एक नज़र डालते हैं कि जो ताज़ा आंकड़े हैं जीडीपी के, वो क्या कहानी बयां कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, आज की क्या तस्वीर है और आने वाले वक्त के लिए वो क्या इशारा कर रहे हैं। एक नज़र डालते हैं यहाँ पर। तो देखिए, इस वित्त वर्ष 2023 के पहली तिमाही के ये आंकड़े हैं और दो कंपैरिजन हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तो साल दर साल यानी ईयर ऑन ईयर का कंपैरिजन और दूसरा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर का कंपैरिजन। अगर आप साल दर साल उसकी तुलना करेंगे तो ज़रूर ये गिर के 13.5% पर आई है, लेकिन ये हायर बेस इफेक्ट की वजह से आपको लाल निशान नीचे की तरफ जाता दिख रहा है। लेकिन अगर आप पिछले क्वार्टर से इसकी तुलना करेंगे तो वहाँ पर आपको 4.1 से सीधा 13.5% पे जंप करती हुई दिखाई देगी। बेस इफेक्ट वहाँ भी प्ले करेगा, लेकिन फिर भी ये एक ज़्यादा बेहतर पिक्चर बनती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, एग्री ग्रोथ, अब अलग अलग जो इसके कारक हैं उन पर डाल लेते हैं। एग्री ग्रोथ में दोनों तरफ आप चाहे ईयर ऑन ईयर तुलना करें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एक बेहतरीन पिक्चर दिखाई दे रही है, 4.5% पे पहुंची है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम दूसरी अगर हम बात करें फाइनल कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन की बात करें, तो यहाँ पर उसमें भी आप देखिए एक अच्छी खासी बढ़त, चाहे आप साल दर साल तुलना कर लें, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसे देख लें, यहाँ पर भी तो एक अच्छा संकेत आ रहा है। लोग सामान खरीद रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। सर्विसेज की ग्रोथ में भी देखिए ठीक ठाक यहाँ पर जंप है, अगर पिछले क्वार्टर से तो काफ़ी बेहतर है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर भी तुलना करें उस बेस इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए, तो भी ये 17.5% से ऊपर जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग ये एक ऐसी जगह ज़रूर है जहाँ पर चिंता होगी, करनी भी चाहिए। ईयर ऑन ईयर तो नंबर बहुत ख़राब दिखेगा, लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे, बढ़ोतरी हुई है, बेहतर हुआ है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? शायद नहीं। इसी तरह कंस्ट्रक्शन ग्रोथ की बात करें, जी हाँ, दिखती है होती हुई। अगर ईयर ऑन ईयर तो नंबर बिल्कुल ही शायद तुलनात्मक नहीं है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में उसमें ज़रूर 2% से जंप आया है, करीब 17% के आसपास। लेकिन फिर वही सवाल, क्या ये सस्टेनेबल है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी अगर आप क्वार्टर से पिछले क्वार्टर से तुलना करेंगे, सुधार है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में यहाँ पर मामला बैठता नहीं है। माइनिंग की ग्रोथ दोनों तरफ से चिंता में डालती है आपको। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें, वहाँ से भी गिरावट है, और वहीं आप अगर पिछले क्वार्टर से तुलना करें तो मामूली सही, लेकिन गिरावट ज़रूर है। तो क्यों है ये, इस पर भी एक बातचीत होगी। ट्रेड, होटल ग्रोथ, ये सब अगर आप देखें तो वही पिछले क्वार्टर के मुकाबले एक बेहतरीन पिक्चर, साल दर साल के कंपैरिजन में उतनी ख़राब नहीं, लेकिन हाँ एक नेगेटिव पिक्चर। अब अगर आप देखें कि इन आंकड़ों को लेके अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज ने क्या आकलन दिया है, तो अगर आप सबसे पहले मूडीज पे नजर डालें, जी हाँ, उन्होंने भारतीय ग्रोथ का अनुमान यहाँ पर घटाया है, उसे 7 सबने रिवाइज किया है, 7.7% पर ले आए हैं। IMF ने उसे 7.4% दिया है, क्रिसिल उसे 7.3% दे रहा है, ADB 7.2%, गोल्डमैन सैक्स का सबसे कम अनुमान है 7% का। RBI ने अपने अनुमान को यथास्थिति बनाए रखी थी अपनी क्रेडिट पॉलिसी में, 7.2%, यानी कि औसत ये करीब 7.2 से 7.3% के इर्द गिर्द घूम रहा है। ग्रोथ पर वित्त मंत्रालय क्या कहता है कि Q1 में जो ग्रोथ है वो प्री कोविड लेवल से 4% ऊपर है। अगर आप उस तरीके से तुलना करें, पीछे चले जाएं कोविड एरा से पहले, तो वहां से वो 4% ऊपर दिखाई दे रही है। शायद ये सिल्वर लाइनिंग पकड़ने की कोशिश है। और ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में 74.7% की ग्रोथ है। ये 34.7% की, लेकिन ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड फिगर है। ये शायद एक्चुअल में फिगर थोड़ा कम है, लेकिन इन्फ्लेशन से एडजस्ट करेंगे तो 34.7% पर जाएगा। कैपिटल फॉर्मेशन ग्रोथ
10 साल में सबसे ज्यादा है। उस इन्फ्लेशन एडजस्टेड फिगर को आप देखें तो यही एक हाईलाइटेड पॉइंट है कि 10 साल में सबसे ज्यादा निकल कर आई है। तो इसके क्या मायने होंगे ये भी हम समझेंगे। फिस्कल डेफिसिट के लक्ष्य को हासिल करेंगे 6.4% का, ऐसा कहना है वित्त मंत्रालय का। और साथ ही वो कहते हैं कि इस वित्त वर्ष में 7% से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है। जो अनुमान हमने देखे वो सभी 7% से ऊपर थे और वही वित्त मंत्रालय का भी यहां पर अनुमान आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक ओवरऑल डेटा है और उसके ऊपर अलग अलग रेटिंग एजेंसीज का क्या कहना है, खुद वित्त मंत्रालय का यहां पर क्या कहना है। लेकिन अब हम एक बड़ी पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि यहां से हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार कैसी दिखाई देगी, क्या वो कारक होंगे जिससे हमें मदद मिलेगी और वो क्या सबसे बड़े चैलेंजेस होंगे जिनका सामना आपको करना होगा। तो चलिए आपकी जगह इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं आज। सीआईआई के आईसीटी नेशनल कमेटी के चेयरमैन विनोद शर्मा साहब, क्रिसिल के सीनियर डायरेक्टर और चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी साहब, ओइस्टर कैपिटल के सीईओ अतुल जोशी जी, कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्ढा साहब और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार अनिल पद्मनाभन जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और एक बहुत अच्छी चर्चा की हम यहाँ उम्मीद करेंगे। इतने बढ़िया मेहमान आज हमारे साथ हैं। डीके जोशी साहब, आपसे हम शुरुआत करते हैं। देखिए, नंबर्स अपनी जगह पर आ चुके हैं, उस पर अलग अलग अनुमान भी हम देख रहे हैं, कुछ रिवाइज रेटिंग हुई है, सब कुछ हुआ है। और साथ में ये भी कि जो एक पिक्चर निकल कर आ रही है उसमें ज़्यादातर लोगों का कहना यह है, मैं आपसे भी उस पर आपकी राय चाहूँगा कि अच्छी पिक्चर तो है लेकिन क्या ये पिक्चर पर्याप्त है? आपका क्या कहना रहेगा? एक अच्छी है, पॉजिटिव तो है, लेकिन क्या जिसकी हम उम्मीद लगा के बैठे थे ये वो पिक्चर है? देखिए, जहां तक आंकड़ों का सवाल है, ग्रोथ 13.5% रही है जीडीपी में, जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से कम थी। जो प्रोफेशनल फोरकास्टर्स का सर्वे होता है उसमें 14.5% एक्सपेक्टेड था और आरबीआई का मानना उससे भी ज्यादा 16.2% था। तो बेसिकली ये थोड़ा एक्सपेक्टेशन से नीचे रहा है, पर ओवरऑल आई थिंक कि ये ग्रोथ रेट काफी अच्छा है आई वुड से, और इसमें सीक्वेंशियल मोमेंटम भी दिखाई दे रहा है। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि कौन से क्या इसके ड्राइवर्स हैं और क्या वो सस्टेन करेंगे कि नहीं। तो इस जीडीपी के आंकड़े में दो चीजों ने बहुत मदद की है। एक तो प्राइवेट कंजम्पशन में बहुत जबरदस्त उछाल आया है, जो कि मेरी एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था। और दूसरा जो सपोर्टिंग फैक्टर रहा है और पॉजिटिव है मीडियम रन के लिए, वो ये है कि इन्वेस्टमेंट्स जो है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, वो अभी भी पॉजिटिवली बढ़ रहे हैं। उनका जीडीपी में जो उनका अनुपात है वो बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट रेशियो बढ़ रहा है। तो ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। किसने हमें सपोर्ट नहीं किया? वो एक तो गवर्नमेंट ने, जो सरकार ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बहुत काटा है इस बारी। सिर्फ 1.2% के आसपास उसमें ग्रोथ दिखाई दी है, जो कि पिछले साल भी बहुत कम था। तो बेस इफेक्ट कमजोर होने के बावजूद भी तो सरकार ने जो रेवेन्यू स्पेंडिंग है वो नहीं की है, कैपिटल स्पेंडिंग की है। मोटी मोटी बात यह है। और दूसरी चीज जो अब ग्रोथ के लिए कंस्ट्रेंट बन रही है वो ये है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सपोर्ट्स हमारे उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं और इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा तेजी से आगे जा रहे हैं। तो जिससे ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है। तो ये एक तरह से जीडीपी से सब्ट्रैक्ट करता है अगर ये बढ़ता है। तो ये इस तरह की एक पिक्चर उभर के आ रही है। और मैं ये कहूंगा कि आगे चलते हुए हमें ग्लोबल एनवायरनमेंट का खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ग्रोथ वहां पे एडवांस कंट्रीज में रिसेशन आता है तो उसका असर हमारे पे अवश्य पड़ेगा। दूसरी बात ये देखने वाली है कि जो अभी आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, अभी पिछले मई से जो शुरू किया सिलसिला, उसका असर अभी इन आंकड़ों में नहीं दिखाई दे रहा है। और क्योंकि उसका असर इकोनॉमी में पड़ने के लिए 8 से 9 महीने कम से कम लगते हैं। तो ये अभी मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट आगे चल के आएगा, वो लास्ट क्वार्टर में या उससे अगले साल के लिए ज्यादा चिंता का विषय बनेगा। और अच्छी बात यह है कि ग्लोबल कमोडिटी और क्रूड प्राइसेस में थोड़ा सा स्टेबिलिटी और एट लोअर लेवल्स दिखाई दी थी, पर अभी भी कुछ कहना वन कांट बी वेरी श्योर कि किस डायरेक्शन में जाएगा। पर उसका एक लाभ तो हमें ये मिलेगा कि जो कंपनीज के मार्जिन पे एडिशनल प्रेशर पड़ा था वो थोड़ा सा कम होगा। बट उसके साथ साथ क्योंकि क्रूड कमोडिटी के दाम नीचे जाने के पीछे ग्लोबल स्लोडाउन भी है,
तो उसका इमीडिएट असर हमारे एक्सपोर्ट्स पे भी दिखाई देगा। तो एक तरह से बड़ी मिक्स्ड और कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर है, जिसमें ग्लोबल इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में नहीं है, ग्रोथ नीचे की तरफ जा रही है, जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी खत्म नहीं हुए हैं। तो इस इन इन एक एबनॉर्मल सी सिचुएशन ग्लोबली बनी हुई है, और उसमें हमारी जो रिकवरी है उस कॉन्टेक्स्ट में मैं कहूँगा कि अभी काफी हेल्दी रिकवरी इस क्वार्टर में देखने को मिली है। आगे चल के इसमें स्टेटिस्टिकली ये नीचे जाएगी, उसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। ठीक है, आगे चल के नीचे जाते हुए दिखाई देगी, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर डीके जोशी साहब। और वही कि वो बेस इफेक्ट जब जाता हुआ दिखाई देगा तो वो नंबर्स भी नीचे जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन उन्होंने एक टर्म का प्रयोग किया, मिक्स्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड, हाईली कॉम्प्लिकेटेड। अतुल जोशी साहब, क्या यही इस वक्त की सच्चाई है? अगर हम आर्थिक पहलू से देखें कि जो सिचुएशन है वो इतनी मिक्स्ड और कॉम्प्लिकेटेड है, एक वर्ड जो हिंदी में रहता है अनिश्चितता, ये सबसे बड़ा रोड़ा है रास्ते का। नहीं, बिल्कुल सही बात है जो जोशी जी ने कहा, मैं संपूर्ण सहमत हूं। अगर हम देखें पिछले साल का नहीं, पिछले 7-8 साल का अगर हम डेटा देखें और कोर इंडस्ट्री को, जो हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज है, उसका ही डेटा अगर हम देखें हर मंथ का, तो हमको कहीं भी स्टेबिलिटी नहीं दिखाई देगी। कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कहीं पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है। मुश्किल से आपको एक 12 महीने का पीरियड मिलेगा जिसमें आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ मिलेगा, वो भी किसी एक सेक्टर में। पूरे कोर सेक्टर को आपको कंसिस्टेंटली 12 मंथ का ग्रोथ कहीं नहीं दिख रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात है, जो गवर्नमेंट ने 7 लाख करोड़ का बजट बनाया है, हम देखें कि 4 महीने तो कंप्लीट हो चुके हैं जुलाई तक। दैट मीन्स 33% साल का पूरा हो चुका है। लेकिन अब तक गवर्नमेंट ने सिर्फ 27% एक्सपेंडिचर किया है। तो हमको जो एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़ा फ्रंट लोडिंग हो जाएगा, 7 लाख करोड़ एक साल में इन्वेस्ट करना है, काफी बड़ा बजट है, तो थोड़ा फ्रंट लोडिंग होगा, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। अगर हम इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो मान लीजिए 12-13% की ग्रोथ है। लास्ट ईयर हमने कुछ 6.5 लाख करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किया था, ये टाइम लगभग 7.5 लाख करोड़ है। तो उसमें भी कोई बड़ी मात्रा में फ्रंट लोडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर का गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिख रहा है। सेविंग ग्रेस क्या है? सेविंग ग्रेस मेरे ख्याल से सर्विसेज सेक्टर का एक्सपोर्ट है, जिसमें काफी जंप दिखा है, ऑलमोस्ट 25% का हमको जंप दिख रहा है। तो वो एक सपोर्टिंग फैक्टर है। इन्फ्लेशन डेफिनेटली आरबीआई चाहे कुछ भी कर ले, मेरे ख्याल से ग्लोबल फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि इन्फ्लेशन कहाँ जाएगा। और मेरे ख्याल से अगले 2 महीने जो है सितंबर अक्टूबर, उसमें डिसाइड होगा बाय एंड लार्ज जियोपॉलिटिक्स कैसे प्ले आउट करता है। तो ओवरऑल सिचुएशन यही रहेगी मेरे हिसाब से कि जीडीपी की जो ग्रोथ है धीरे धीरे आरबीआई 6.8% या उसके भी नीचे लेके जाएगी धीरे धीरे, अनुमान से अगले 2-3 महीनों में ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे अनुमान से भी नीचे जाते हुए दिखाई देगी और ये आने वाले वक्त में हमको एक सिनेरियो बनता दिखाई देगा। विनोद शर्मा साहब, एक तो आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, इस नंबर को, और दूसरा जो कैपिटल फॉर्मेशन की नंबर है वो है तो बेहतर। हमने जैसा बताया शुरू में भी कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड वो 34% तक दिखाई दे रही है, वैसे आंकड़ा 29% के आसपास है, लेकिन अगर उसे एडजस्ट करें, और गवर्नमेंट ने कहा कि ये मतलब जो वित्त मंत्रालय ने बोला कि पिछले 10 साल में सबसे बेहतरीन आंकड़ा है, तो हाँ, लेकिन अगर इसके जब कंपोनेंट देखेंगे तो उसमें प्राइवेट कंपोनेंट कम है और सरकार की तरफ से वो पुश ज्यादा है। इसको ओवरऑल कैसे देखेंगे आप? जी, हाल ही में हमारा सीआईआई की जो नेशनल काउंसिल की मीटिंग होती है, उसमें हम एक सीईओ पोल करते हैं हर बार, जिसमें कई बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, लघु मध्यम वर्गीय कंपनियों की, उसमें पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उनको वो माहौल और आगे क्या दिख रहा है। तो बड़े इंटरेस्टिंगली जो हमारे इन्वेस्टमेंट के नंबर्स आए, लार्जली पीएलआई की जो स्कीम्स हैं उसमें लोगों ने अभी ऑलरेडी उनको अप्रूवल्स मिल चुके हैं, लेकिन कोविड की वजह से, क्योंकि ट्रैवल पर बैन था, काफी सारा ऐसा कैपिटल है, मशीनरी है जिसमें इन्वेस्टमेंट करने का इरादा है, बोर्ड लेवल पे अप्रूवल है और उसके फाइनेंसेस भी सिक्योर कर दिए गए हैं, लेकिन एक्चुअल कैपिटल गुड्स मूवमेंट अक्रॉस एंड इन्वेस्टमेंट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ दैट मशीनरी हैज स्टिल नॉट हैपेंड। सो ये मुझे लगता है कि जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में, और मैं आप अगर अपने सेक्टर की बात करूं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, जो बहुत सालों से
सरकार भी और इंडस्ट्री भी कोशिश कर रही थी कि इस मेटा रिसोर्स सेक्टर में हम कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट ला पाए, वो अब शुरू हुआ है। लेकिन आंकड़ों के बारे में तो कई लोगों ने बताया, मैं चाहूंगा कि कुछ उसकी क्वालिटी के बारे में अगर बात करें, इन आंकड़ों की क्वालिटी और ये किस तरह का इन्वेस्टमेंट हम ला रहे हैं, तो फिलहाल भी कई सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि एक टॉप लेवल पर सप्लाई चेन में जो कि हम कहते हैं प्रोडक्ट लेवल का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। विशेषकर अगर आप मोबाइल फोन देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स देखें, जहां पर असेंबली होनी शुरू हो गई अब। लेकिन अगर हम चाहें कि अगर ये जो ग्रोथ है हमारा ये सिलसिला बना रहे, उसको सस्टेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम कंपोनेंट्स पर, हायर वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग पर, मोर कैपिटल इंटेंसिव, मोर टेक्नोलॉजी इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स पर काम करें। और ये लाने के लिए जो अब तक हमने किया है, केवल ये काफी नहीं होगा, सरकार की पॉलिसीज को भी ट्वीक करना होगा और इंडस्ट्री को भी उस तरफ थोड़ा नजर उठानी पड़ेगी। एक जो बहुत जो बात मैं कहना चाहूंगा इसमें, एक जो फैक्टर है जो हम करीब अभी तक उसको फॉर ग्रांटेड लेते थे, वो ये था लेबर अवेलेबिलिटी एंड स्किल्ड लेबर अवेलेबिलिटी। और जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, हमें ये दिख रहा है कि स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। कुछ लोग जो गांव गए थे कोविड के बाद, वो वापस ही नहीं आना चाहते हैं। और ये दोनों फार्म सेक्टर पर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर एक कंसर्न का विषय है, जिसके बारे में हमें गहराई से सोचना होगा। ठीक है, तो मैं आपके जहां आपने जवाब को छोड़ा वहीं से आगे उठाता हूं। गुरमीत साहब, क्या हम ये माने कि अभी भी हम कहने के लिए अब थोड़ा सा माहौल रिलैक्स्ड है और अब उतनी ज़्यादा बात होती नहीं कोविड की, और एक बहुत बड़े पैमाने पे टीकाकरण हो चुका है, मोटे तौर पे कह दें तो देश काफ़ी सेफ है इस वक्त, ज़्यादा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में भी लगभग वही हाल है मोटा मोटा, तो क्या, लेकिन अगर हम अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अभी भी हम उस कोविड काल से बाहर नहीं निकले हैं और उसका असर चीज़ों पर दिखाई दे रहा है? विपिन जी, हमें ना इस जीडीपी डेटा को 3 साल के एवरेज से देखना चाहिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने से थोड़ा मिसलीडिंग पिक्चर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ जगह हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो डेटा ने भी बताया। मैन्युफैक्चरिंग में आई थिंक इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, थोड़ा पीएलआई स्कीम्स का है। मैं मार्केट में बहुत प्रमोटर्स को भी मिलता हूँ, मुझे थोड़ा सा अर्ली साइन दिखता है कैपेक्स का। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट भी काफी बेटर है। कुछ जगह अभी भी जो कॉन्टैक्ट सेंसिटिव सेक्टर हम बोलते हैं, ट्रैवल है, टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी है, वहां पे हम अभी भी आप देखेंगे तो अभी अगर आपने जीडीपी का आंकड़ा देखा हो तो 5.6 लाख करोड़ आया, तो वैसे 15% ग्रोथ दिखा रहा है, 25% ग्रोथ दिखा रहा है, बट प्री कोविड लेवल से अभी भी 15% नीचे है। तो अगर और डिस्ट्रप्शन नहीं हुए और टूरिज्म अभी पूरी तरह कैचअप नहीं हुआ है, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा और ओवरऑल सर्विस का जो पीएमआई है वो देखने को मिलेगा। एक जो मुझे अच्छी पॉइंट लगी डेटा में, आप प्राइवेट कंजम्पशन इंडिया का स्ट्रांग है, वो एक आई थिंक पॉजिटिव है। जो दूसरा पॉजिटिव है, अभी पैनल में भी किसी ने बात करी, वो ग्रॉस कैपिटल फिक्स फॉर्मेशन है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है ग्रॉस कैपिटल फिक्स फॉर्मेशन का, कि जो भी वैल्यू एडिशन हो रहा है इकोनॉमी में, वो कंजम्पशन की तरफ जा रहा है या इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा है। तो जितना ये बढ़ेगा, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगा, तो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और चीजें थोड़ी रिलेटिव होती हैं वर्ल्ड में, हमें अपने आप को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ग्लोबल स्पिल ओवर होगा, चाहे वो इन्फ्लेशन है, चाहे वो सप्लाई डिस्ट्रप्शन है। मुझे लगता है नंबर आरबीआई का जो एस्टिमेट था वो तो 16.2% था, उससे थोड़ा नीचे है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा पेस ऑफ रेट हाइक थोड़ा स्लो होगा। आई थिंक 5.90 या 6 के आसपास रेपो रेट मेरे हिसाब से सेटल होना चाहिए। और सेकेंड हाफ जो है, जिसमें भी फेस्टिव सीजन भी आएगा, वो देखने वाला होगा। थोड़ा सा जो खरीफ की स्विंग हुई है वो कम हुई है, 2% है। रूरल में अभी भी मुझे लगता है रिकवरी थोड़ा पैची है, पर फेस्टिव सीजन से मुझे लगता है प्राइवेट कंजम्पशन भी और सर्विस में दोनों में थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। 7-7.5% मेरे हिसाब से अचीव हो जाना चाहिए, और हमें उसको थोड़ा नॉमिनल टर्म्स में भी देखना पड़ेगा। और अगर आप जीएसटी के आंकड़े देखें, आप बैंक की क्रेडिट ग्रोथ देखें, आप जो भी हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर देखेंगे, मुझे लगता है इकोनॉमी अच्छा कर रही है। थोड़ा सा अभी किसी ने बोला कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को और शायद फ्रंट लोड करने की जरूरत है, वो हमें आगे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये भी एक पिक्चर है, ये भी एक नजरिया, इस तरीके से हम देखें। अब मैं जाता हूं अनिल जी के पास, क्योंकि लंबे अरसे से उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को देखा है, ऐसे कई साइकिल्स देखे। अनिल जी, एक तो इसमें ये चीज की अर्थव्यवस्था कई बार ऊपर जाती है, नीचे जाती है, साइकिल में काम करती है, लेकिन क्या मौजूदा वक्त अनप्रेसिडेंटेड है, जहां
2 साल 2.5 साल से ज़्यादा एक ऐसा आपने महामारी को गुजारे जिसमें सब कुछ हिल गया, उसके बाद चीज़ें लग रहा था ठीक होंगी, लेकिन फिर एक युद्ध आ गया, वो अभी तक ख़त्म हुआ नहीं है, और उसके बाद से जो सारी अनिश्चितता का माहौल बन गया पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में, जो हमारे ऊपर बहुत तगड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है, और हमारी खुद की अपनी इंटरनल इकोनॉमी भी जो है वहाँ पर भी चीज़ें अभी भी जैसा बातचीत हुई पैनल में कि अभी भी आपको वर्कफोर्स नहीं मिल रही प्रॉपरली, अभी भी आपको चीज़ें करने को नहीं मिल रही, और बेहतर पिक्चर बन सकती थी, लेकिन अभी भी हर्डल्स की कमी नहीं है हमारे पास, और इसका इम्पैक्ट शायद हमें लंबे अरसे तक देखना पड़ेगा, या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल विपिन जी, आपने बड़ी बढ़िया तरीके से समराइज किया है जो हमारे जो मसला है देश के सामने। पहली बात आपके साथ ही जोड़ने की, आपने जो कहा उसके साथ जोड़ रहा हूँ, ये एक असाधारण सिचुएशन है जिसमें हम जिस सिचुएशन में है हम अभी। एक जैसे आपने बोला एक आपदा आया, उसके बाद एक युद्ध हुआ, तो ये पहली बार है कि मेरे ध्यान से कि 2 बैक टू बैक ऐसे झटके जो पड़े हैं देश के लिए दुनिया के लिए पड़े। तो जैसे काफी विशेषज्ञों ने अभी कहा कि अभी तो रिकवरी जो हुआ है, जो कंट्रैक्शन जो हुआ कोविड के कारण 2019 के प्री 2019 तक चला गया था, वो रिकवर हो चुका है, वो अच्छी खबर है। और दूसरा, जब हम आगे देखते हैं, जैसे असाधारण सिचुएशन से एक जिस तरीके का इम्पैक्ट हुआ है और जिस तरीके के रिफॉर्म सरकार ने किए हैं, अब ये पुराना भारत नहीं रहेगा। तो आप किसी भी लेवल पे उदाहरण देख लीजिए, आप ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देख लीजिए, बिजली के कनेक्शन देख लीजिए, बैंक अकाउंट के कनेक्शन देख लीजिए, जितने बैंक अकाउंट खुले, अब तकरीबन हर भारतीय के पास एक बैंक अकाउंट है। तो अब जब हम आगे के माहौल देखेंगे तो हमें ये सब पुराने अंदाज से जो हम हिंदुस्तान को देखते थे, भारत को देखते थे, वो अब हम वो पर्सपेक्टिव हमें एक तरीके से एक साइड पे रखना होगा, बिकॉज आगे जो आ रहा है बड़ा ही जैसे एक विचित्र समय बीता है 3 साल, अब आगे का जो है बड़ा ही नया टेरिटरी है। तो इसको आप पुराने प्रिज्म से देखोगे तो आपको जो चेंजेस आ रहे हैं वो समझ नहीं आएंगे। तो जैसे उदाहरण के मैं कह रहा हूँ, सर्विसेज को देख लीजिए, अभी 2-3 साल के कारण ये कोविड के कारण सर्विस इकोनॉमी, कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमी वर्चुअली ठप हो गया था। उसके ऊपर से ये विदेशी ऑयल प्राइसेस चढ़े तो एविएशन पे और भी धक्का पड़ा। लेकिन अब जो है रिकवरी स्लोली, एविएशन प्राइसेस जैसे डीके जोशी जी ने कहा कि वो सब धीमे धीमे स्लो डाउन हो रहा है, इंटरनेशनल फूड कमोडिटी प्राइसेस। तो इससे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा, अब साथ साथ आपके बैंक अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये बेसिक नीड्स आपके साथ हैं, तो जो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा इनका एक कंजम्पशन लेवल पे, जो किसी ने विशेषज्ञ ने कहा कि प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ा है, इसका प्रॉब्ली रीजन यही है। और जो सामने अगर जो हमें रिस्क देखने हैं, सबसे बड़ा मुद्दा जो है देश के सामने, ये जो फूड प्रोग्राम जो भारत ने किया है, 2 साल 2.5 साल फ्री फूड जो दिया है, इसको रोल बैक कैसे करेंगे या कब करेंगे, ताकि कैलिब्रेटेड होना चाहिए, ताकि पब्लिक पे जो है प्रेशर ना हो, बिकॉज अभी भी आपदे के झटके से लोग उठे नहीं है। तो नेट पॉजिटिव है, रिस्क है, जैसे डीके जोशी जी ने कहा, जियोपॉलिटिकल रिस्क है, सबसे बड़ा रिस्क जो हिंदुस्तान के अगेंस्ट है दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जी, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान, और ये अच्छा आपने एक बोला कि अब शायद हमको एक नए सिरे से रीओरिएंटेशन, मैं उसे कहूँ कि आपको एक बिल्कुल नए नज़रिए से पूरी चीज़ों को देखना होगा, पुरानी सारी चीज़ों को भुला के या हटा के, क्योंकि सिचुएशन बिल्कुल अलग है। अगर हम उसी की तुलना में रहेंगे तो शायद हमेशा एक गलत पिक्चर देखते नजर आएंगे। डीके जोशी सर, अब अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं यहाँ से, कि इस वक्त अगर हम बात करें तो फेस्टिव सीजन में हम खड़े हुए हैं, ठीक है, जहां पर एक अच्छी डिमांड हम देख सकते हैं, देख भी रहे हैं, शायद आगे चलते हुए नंबर्स में हमें दिखाई दे। दूसरी तरफ जो हमारा मॉनसून है थोड़ा पैची सा है, मतलब कहीं बहुत पानी है, कहीं नहीं है, और उसके सोइंग लेट हो रहे हैं, कई जगह फसल खराब हो गई है, ये सब भी है, तो रूरल डिमांड पे डेफिनेटली एक इम्पैक्ट आएगा। तो ये दोनों फैक्टर्स मिला के एकदम रीसेंट अगले क्वार्टर की या उसके अगले क्वार्टर की क्या तस्वीर आप उम्मीद कर रहे हैं कि बनाएंगे? और एक्सटर्नल फैक्टर तो अभी हम छोड़ देते हैं, लेकिन इंटरनली ये दो हमारे लिए बड़े ड्राइवर हैं। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो खासकर कृषि क्षेत्र के लिए
जो जिस तरह का मानसून ओवरऑल तो नॉर्मल है, बट इंटरनली काफी अब नॉर्मल है। एक्सेस रेन और डेफिशिएंसी दोनों का मिश्रण है इस बार। और खासकर इस साल जो क्रॉप इम्पैक्टेड है और एक्सपेक्टेड टू बी इम्पैक्टेड है वो राइस है, और वो हमारे फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। पहले ही वीट के प्राइसेस बहुत बढ़ चुके हैं और राइस के प्राइसेस भी अभी बढ़ने शुरू हो गए, क्योंकि लोग मार्केट प्लेयर्स सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब इसकी थोड़ा सा प्रोडक्शन में थोड़ा शॉर्टफॉल आएगा। तो एक तो ये एंगल है। दूसरा ये है कि ये जो प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ने की हमने अभी बात की, ये अभी भी यूनिफॉर्म इंक्रीज नहीं है। ये अर्बन सेंट्रिक ज्यादा है, ये रूरल इकोनॉमी में इतनी ज्यादा डिमांड नहीं रही है। रूरल में एफएमसीजी के रिजल्ट्स आए थे तो वॉल्यूम ग्रोथ बहुत कमजोर दिखाई दी थी, वैल्यू ग्रोथ ज्यादा थी क्योंकि प्राइसेस बढ़ चुके थे। साथ साथ अभी भी बहुत ज्यादा डिमांड है नरेगा की, रूरल एरियाज में वेजेस फ्लैट हैं, तो रूरल इकोनॉमी अर्बन इकोनॉमी के मुकाबले थोड़ा कमजोर है। और अर्बन में क्योंकि जो सर्विसेज में रिबाउंड आया है, ये ज्यादातर 2/3 जो सर्विसेज हैं, ये कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज, ये अर्बन एरियाज में होती हैं। तो ये इसका बेनिफिट ज्यादा अर्बन इकोनॉमी को मिल रहा है और बजाय रूरल इकोनॉमी के। और साथ साथ महंगाई की दर जो है रूरल इकोनॉमी ने ज्यादा फेस की, महंगाई की दर ज्यादा ऊपर थी अर्बन इकोनॉमी के मुकाबले। तो ये एक तरह से थोड़ा लॉपसाइडेड सी रिकवरी कंजम्पशन में दिखाई दी। और खासकर जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स का जो कंजम्पशन आइटम्स हैं, जैसे मोटरसाइकिल्स हो गए या एंट्री लेवल कार्स हो गए, इनमें उतनी ग्रोथ नहीं है जितनी हाई इनकम कैटेगरीज में है। तो ये एक तरफ से बैकड्रॉप है आप जो फेस्टिव सीजन में एंटर कर रहे हैं उसका। फेस्टिव सीजन में जनरली पुश मिलता है, और मेरा मानना यह है कि जो रिकवरी आपकी सर्विसेज में दिखाई दी है, वो अभी और आगे पूरे साल, इस साल की ग्रोथ स्टोरी में उसका एक बहुत अहम कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो अगले क्वार्टर में भी वो दिखाई देगी। और फेस्टिव सीजन के कारण थोड़ा सा डिमांड को सपोर्ट मिलेगी। महंगाई की दर भी धीरे धीरे नीचे आ रही है, अभी भी अनकंफर्टेबली हाई है जैसे कि गवर्नर साहब कह रहे थे, पर फिर भी थोड़ा वो काबू में आ रही है। तो ब्रॉडली मैं ये कहूँगा कि कंजम्पशन को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। उतनी ग्रोथ शायद नहीं दिखाई देगी अब जितनी हमने फर्स्ट क्वार्टर में देखी, क्योंकि अब बेस इफेक्ट भी किक इन करेगा। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन ग्रोथ की मुझे इस फेस्टिव सीजन में एक्सपेक्टेशन नहीं है। पर हाँ, मतलब मॉडरेट इंप्रूवमेंट अवश्य दिखाई देगा, क्योंकि जैसा अभी हम सभी बात कर रहे थे कि रूरल इकोनॉमी में लोअर इनकम कैटेगरीज में कैसे इनकम्स बढ़ती हैं, कैसे इनकम जनरेट होती है, वो भी इसको डिटरमिन करेगा कि ओवरऑल कंजम्पशन जो पुश है वो ब्रॉड बेस्ड रहती है कि नहीं। और जैसा कि अभी अनिल पद्मनाभन साहब कह रहे थे कि ये फूड सब्सिडी प्रोग्राम जो है ये कंटिन्यू करेगा कि नहीं, कितना करेगा। अब वीट के स्टॉक्स हमारे जस्ट मतलब एकदम जितने चाहिए उतने हैं, पर राइस के थोड़ा अभी इम्प्रूव्ड सिचुएशन है। पर जैसी स्थिति उभर के आ रही है तो सरकार थोड़ा सा इसको कॉशियसली अप्रोच करेगी, और मुझे लगता है धीरे धीरे ये टेपर होता जाएगा फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा सिल्वर लाइनिंग दिखाई नहीं दे रही। अगर हम रीसेंट की बात करें अतुल जोशी साहब, तो कैसे एक संतुलन की स्थिति सधेगी? क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन धीरे धीरे कंट्रोल ज़रूर आ रहा है, लेकिन चूंकि ये बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर पे भी निर्भर कर रहा है। ऑयल प्राइसेस हमारे हाथ में नहीं है, ग्लोबल सिनेरियो हमारे हाथ में नहीं है, चीन और ताइवान के बीच की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। किस दिन वो तनाव थोड़ा बड़ा हो जाएगा, नोबडी नोज। एक युद्ध ऑलरेडी चल रहा है जो कि खत्म नहीं हुआ है, और दूसरी तरफ ये है कि आपको ग्रोथ को भी बढ़ावा देना है। अब ठीक है, आपने ब्याज दरों में बढ़ोतरी करना एक मजबूरी है, ठीक। आरबीआई एक संतुलन साधने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन ये संतुलन किस तरफ झुकेगा? मतलब एक तरफ एक बड़ी प्रॉब्लम है और दूसरी तरफ ग्रोथ का प्रॉब्लम है, तो आप कैसे उसमें संतुलन साधते हुए नजर आएंगे? अगर हम देखें कि इन्फ्लेशन का बेस इफेक्ट जो हम देखते हैं कि क्यों इतना बढ़ा, क्यों, तो ग्लोबल फैक्टर्स उसके लिए मेनली इंपॉर्टेंट है। कि ग्लोबल फैक्टर्स, जैसे ही वॉर चालू हुआ, धीरे धीरे हमने देखा कि आरबीआई की जो ट्यून थी वो थी बैलेंस्ड बिटवीन ग्रोथ और इन्फ्लेशन, वो दोनों को साथ में लेके चल रही थी आरबीआई। और सडनली उन्होंने पूरा ट्रैक चेंज कर दिया
और सिर्फ इन्फ्लेशन के ऊपर आ गए। और इन्फ्लेशन जो प्राइजेस इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं कि उसकी रीडिंग नीचे आ रही है, वो इसके लिए आ रही है क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस कम हो रही है, ना कि इसकी वजह से कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, क्योंकि आरबीआई के हाथ की बात नहीं, ये सप्लाई साइड इश्यूज है। तो आरबीआई को अब ये सोचना है कि मेरी जो इंटरेस्ट रेट मैंने बढ़ाई है अभी तक, उसकी इफेक्ट क्या हो रही है। तो इसके लिए मैं एक आंकड़ा देना चाहूंगा। अगर हम देखें कि जितनी बैंक्स हैं उनकी जो पर्सनल लोन्स है, जैसे कि हाउसिंग लोन्स हो गई, व्हीकल लोन्स हो गई, पर्सनल लोन्स हो गई, वैसे एनबीएफसी है जिन्होंने पर्सनल लोन्स दिए, इंडिविजुअल्स को दिए है, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ये तीनों को अगर हम मोटा मोटी अगर हम टोटल मार लेते हैं कि कितने लोगों ने, इंडिविजुअल्स ने लोन लिया है, चाहे किसी भी कारण हो, चाहे गोल्ड के लिए हो, घर के लिए हो, व्हीकल के लिए हो, किसी भी लिए हो, 33 करोड़ लोगों ने बाय एंड लार्ज ये लोन्स लिए हैं। तो अगर हम इसको एक पर्सपेक्टिव देते हैं कि 170 बेसिस पॉइंट्स अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो उनकी आमदनी कितनी कम हो जाएगी जो कंजम्पशन के लिए उन्होंने रखते थे। तो क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा, ईएमआई बढ़ गई, ईएमआई बढ़ी लेकिन सैलरी नहीं बढ़ी है, सैलरी नहीं बढ़ी तो क्या करेंगे, खर्चा कम करेंगे, और यही चीज है वो ऑलरेडी मेरे हिसाब से इफेक्ट में आ चुकी है जुलाई से। तो जुलाई के अगर हम नंबर देखें रिटेल सेल्स के, खास करके 2 व्हीलर्स के या 4 व्हीलर्स के, तो 10 to 12% उसमें ऑलरेडी कमी आ चुकी है रिटेल सेल्स। तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे आरबीआई को अब तो ये क्वेश्चन है ही है कि थोड़ा पॉज कर ले, देखिए कि कंजम्पशन कहाँ जा रहा है। पास्ट में क्या था, आज से 5 साल पहले इतने लोगों ने बोरोइंग नहीं की थी। हम बैंक की क्रेडिट ग्रोथ की बात करते हैं तो बैंकों ने क्या एक्चुअली इंडस्ट्री को लोन दिए हैं या इन्होंने सिर्फ एग्रीकल्चर और इंडिविजुअल्स को दिए हैं। वो सेकंड लेवल अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हमको दिखता है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ, जो क्रेडिट ग्रोथ है वो इतनी नहीं है बैंकों की, इंडिविजुअल्स में है, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा है। तो ये सारी चीजें अगर हम अच्छी तरह से पर्सपेक्टिव में लेते हैं तो आरबीआई को मेरे ख्याल से थोड़ा पॉज करके देखना चाहिए कि क्या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, जैसे विंटर सेट होगा यूरोप में, काफी सारी इक्वेशंस चेंज हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए, देखना चाहिए कि कंजम्पशन कहाँ जा रहा है। मेरे ख्याल से कंजम्पशन बीटिंग हो जाएगी बहुत अच्छी तरह से और आंकड़ा जीडीपी का काफी नीचे आ सकता है। आरबीआई 7.2% के नीचे आना चालू कर देगी नेक्स्ट अनाउंसमेंट की मैं राह देखूंगा। ओके, ठीक है। तो क्या करना चाहिए फिर इसके लिए? विनोद जी, अब सरकार अपने लेवल पर कैपेक्स के लेवल पे जो कर सकती है वो कर रही है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जब तक उसमें प्राइवेट सेक्टर का सपोर्ट नहीं आएगा तब तक वो बात बनेगी नहीं। अब एज ए प्राइवेट सेक्टर कितना आपको आगे सिनेरियो चैलेंजिंग लग रहा है, कितनी दिक्कतें हैं या क्या चैलेंजेस रहेंगे या क्या सपोर्ट मिलना चाहिए कि आपके यहाँ से भी उतना ही एक इनपुट आए और जो हम देखना चाहते हैं नंबर्स में वो होता हुआ दिखे? सर, जो चुनौतियां हमारे सामने हैं वो बड़ी स्पष्ट है और मेरे सभी साथियों ने भी बताया, जियोपॉलिटिकल है, उसमें जियो इकोनॉमिकल है, क्लाइमेट चेंज है, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स है जिसका हम इन्फ्लेशन के रूप में देख रहे हैं कि उसका क्या पे असर पड़ता है। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते, एक प्राइवेट सेक्टर को रिप्रेजेंट करने के नाते मैं कहूँगा हमारा जो मूल सोचने का तरीका होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप का, वो एक रिस्क टेकिंग वाला है। और मुझे एक बहुत बड़ा अवसर नजर आ रहा है इन जियोपॉलिटिकल चेंजेस में। हिंदुस्तान, जो हम कहते थे कि चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज नाउ लुकिंग फॉर अ सेकंड फैक्ट्री एंड वी ऑफ कोर्स हैव अ रीजनेबल, मैं कहूंगा एक अवसर है हमारे पास कि हम वो सेकंड फैक्ट्री होने का दावा कर सकते हैं। लेकिन केवल दावा करने से काम नहीं चलेगा। राइट। अगर हम इसको, ये जो जीडीपी के हम पिछले क्वार्टर की भी बात कर रहे हैं, चुनौतियों की तरफ से देखें तो ये बुरा नहीं है नंबर, लेकिन अवसर की तरफ से देखें तो मैं कहूंगा बहुत बुरा है, क्योंकि अवसर इतना बड़ा है इस समय और उसके लिए कुछ जो फैक्टर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैं कहूंगा फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, जो कॉस्ट फैक्टर्स है हमारे लॉजिस्टिक्स के, फाइनेंस तो बढ़ रहा है, एनर्जी कॉस्ट, इसमें जो एफिशिएंसीज आने की उम्मीद है, कुछ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर जो बहुत सारा काम हुआ है, ये जब पर्कुलेट करेगा हमारे लघु मध्यम उद्योगों पर, हमारे स्टेट्स में, हमारे शहरों में, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, तो मुझे ये उम्मीद है और हम जो
जो मैंने बताया आपको, सीओ में भी जो सीओ फोरम है हमारा, जो CIM है, हम लोगों को ये उम्मीद है कि हमारे यूटिलाइजेशन नंबर्स बढ़ेंगे, नया इन्वेस्टमेंट आएगा, और वो भी और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। तो आप देखेंगे जैसे कि ऑटो सेक्टर में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और पूरा हो रहा है, एनर्जी जनरेशन बिल्कुल बदल रहा है। 50% ऑफ आवर एनर्जी, हम ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, विच मीन्स दैट अब एनर्जी में भी फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। हाइड्रोजन में हमने अभी बात की। तो ये जो नए अवसर हमको आ रहे हैं, इनकी तरफ हमारा रुझान हो रहा है। कई कंपनीज उसमें बहुत सारे प्लान्स लेकर आ रही हैं, बजट कर रही हैं, उनके बोर्ड्स ने उनको अप्रूवल दिया है कि इसको खास तरीके से देखा जाए। तो मुझे लगता है कि मुझे उससे उम्मीद है कि हम ये कुछ हद तक इसको पॉजिटिव, एक बड़ा सकारात्मक रूप दे पाएंगे। लेकिन ये बड़ी कंपनियों के लिए तो ठीक है, जहां तक हमारी SMEs हैं, जरूरी नहीं है कि वो इसमें से इस तरह से उभर पाए और इन अवसरों को हैंडल कर पाए। हम इंडस्ट्रियल IoT की बात करते हैं, इंडस्ट्री 4.0 की बात करते हैं, और लोग यहाँ पर अभी भी अपनी एग्जिस्टिंग लोन्स और उनको चुकाने में उस पर जूझ रहे हैं। जो कुछ अच्छे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो हुए, वो अभी तक इंस्पेक्टर राज पूरी तरह से हटा नहीं है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट्स में जाएं तो इस पे अभी बहुत काम करने की जरूरत है। तो जहां एक ऑप्टिमिज्म दिखता है, बट चुनौतियां अभी हटी नहीं है, और हमको उन पर साथ में मिलकर काम करने की, जैसे मोदी जी कहते हैं, होल ऑफ द गवर्नमेंट, आई थिंक होल ऑफ द गवर्नमेंट नहीं, केवल होल ऑफ द इकोनॉमी हैज टू वर्क टुगेदर इफ वी वांट टू सी दोस रिजल्ट्स कमिंग आवर वे। जी हाँ, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट तो यहाँ करने होंगे टर्न अराउंड करने के लिए, क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, तो वैसे ही एफर्ट्स भी लगेंगे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ मैं, बहुत ही छोटा रहेगा, लेकिन उसके बाद यहाँ से फॉरवर्ड लुकिंग थोड़ी और बातें करने की कोशिश करेंगे। मसलन बाजार इस पूरे सिनारियो को कैसे देखेगा, किस तरफ उसका रुझान होगा, किन फैक्टर्स को पकड़ता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ से वे फॉरवर्ड हमारे लिए क्या है। जो फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं है उनका हम शायद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम इंटरनली उनके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, कुछ सेफगार्ड्स हम अपनी तरफ से बना सकते हैं, क्या वो पॉसिबिलिटी बनती है इतने बड़े देश के अंदर। एक छोटा सा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। आवाज अड्डा में आज बात हो रही है GDP नंबर्स पे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ग्रोथ का बिग पिक्चर थोड़ा सा पेंट किया जाए। चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने दम भी दिखाया है अपना। चीज़ें जितनी ख़राब हो चुकी थी वहाँ से काफ़ी बेहतर करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन सवाल वही कि क्या ये पर्याप्त है। और अभी चैलेंजेस ख़त्म नहीं हुए हैं, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी अभी भी बहुत सारी बनी हुई है, और बहुत सारे ऐसे कारक काम कर रहे हैं जो आपके, हमारे या देश के हाथ में नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर से हमारे पास आ रहे हैं, और उस पर हम ज़्यादा इख्तियार नहीं रखते हैं। चलिए बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। तो गुरमीत साहब, अगर कुछ चीज़ें देखें, मसलन मैन्युफैक्चरिंग PMI हो गया, GST कलेक्शन हो गया, ये सब, या मैं कहूँ कि रियल एस्टेट में जो सेल्स हम देख रहे हैं उस तरह की बात हो गई, ऑटो नंबर्स भी रिसेंटली आ रहे हैं वो, और दूसरी तरफ क्रूड प्राइसेस हमारे हाथ में नहीं है, इतने ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। ग्लोबल ग्रोथ का जो सिनारियो है वो हमारे हाथ में नहीं है, बाकी वॉर लाइक सिचुएशन नहीं है वो। तो बाजार इस पूरी, मतलब एक तरफ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, एक तरफ चैलेंजिंग पॉइंट्स भी हैं, इस पूरे सिचुएशन को कैसे एनालाइज कर रहा है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि बाजार हर चीज़ को 6 महीने आगे देखता है। आपने बहुत अच्छी बात बोली। अगर आपने भी पीछे बैंक ऑफ कोरिया के गवर्नर का स्टेटमेंट सुना हो, तो उन्होंने बोला हम गवर्नमेंट से तो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, फेड से इंडिपेंडेंट नहीं है। उन्होंने US से पहले रेट हाइक करना शुरू किया था, और उन्होंने बोला कि मैं क्या उनसे पहले रुक पाऊंगा, कहना मुश्किल है क्योंकि करेंसी पे प्रेशर पड़ रहा है। तो आई थिंक RBI ने भी पिछली अपनी MPC में इसको हाईलाइट किया। उन्होंने ओवरऑल प्राइस स्टेबिलिटी और करेंसी की बात करी। तो एक टफ जॉब है, और मेरा ये मानना है कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन बहुत फ्लूइड है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा हमें दो तीन चीजें देखने को, ठीक है, अगर आप इमर्जिंग मार्केट और फॉर FIS के फंड मैनेजर से बात करेंगे, अभी अनबंडलिंग ऑफ इमर्जिंग मार्केट का एक थीम शुरू हुआ है, जिसमें अगर आप देखिए MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स को आप देखेंगे तो पिछले 5 साल को 3 साल का रिटर्न फ्लैट है, कोई रिटर्न नहीं। अगर आप इंडिया का रिटर्न देखेंगे पिछले 3 साल का जो MSCI इंडेक्स है, वो लगभग 13.5% है। 5 साल का रिटर्न लगभग 8% है। तो अगर आप इंडिया और ताइवान हटा दे तो उन्होंने आउट परफॉर्म किया, और अभी केस बन रहा है क्योंकि रशिया को बाहर निकाल दिया गया उस इंडेक्स से। चाइना में बहुत ज्यादा स्लो डाउन है, जो आपका लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, स्पेशली ब्राजील है, वहां पे थोड़ा पॉपुलिज्म है।
तो एक अनबंडलिंग का केस बन रहा है ईएम का, जो अभी किसी ने हाईलाइट भी किया कि इंडिया एक नया सप्लाई चेन रिलायबल पार्टनर भी बन सकता है। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ अगले आपको देखने को मिलेगा। एक दूसरा इवेंट जो मैं बहुत क्लोजली देखना चाह रहा हूँ, वो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड का इंक्लूजन, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में, वो 30-40 बिलियन डॉलर का इनफ्लोज, पैसिव इनफ्लोज ला सकता है, जिससे जो हमारा ये थोड़ा सा करेंसी और लॉन्गर एंड बॉन्ड पे प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। तो मुझे लगता है सिचुएशन थोड़ी डायनेमिक है, हमें इसको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए। जहां जहां ग्रीन शूट्स हैं उसमें देखना चाहिए कि एक सेकुलर ट्रेंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मैं ऑटो डीलरशिप्स को ट्रैक करता हूँ, मेरे काफी क्लाइंट्स हैं, डिमांड बहुत अच्छी है। एक ये जो अपग्रेड हम देखने को मिल रहा है और प्रोपेंसिटी टू स्पेंड देखने को मिल रहा है, ये रियल है। लगभग 22 लाख लोग ऐसे हैं जो मोटरसाइकिल से कार में स्विच करना चाहते हैं। एक एस्पिरेशनल इंडिया है। तो आपको बहुत आप महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स देखिए, आप मारुति की ऑर्डर बुक देखिए। मैं M&M की ऑर्डर बुक देख रहा था, करीबन 3 लाख यूनिट की ऑर्डर बुक है, जिसमें से 2 लाख यूनिट सिर्फ XUV 700 के। आप बैंक की क्रेडिट ग्रोथ की अभी चर्चा हुई थी, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। आप नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड एडिशंस देखेंगे जुलाई के महीने में, आपको उसमें ट्रेंड दिखेगा। तो पर्सनल कंजम्पशन स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया रिजिलियंट होगा, बट हर चीज रिलेटिव है। थोड़ा कोलैटरल डैमेज हमारे साथ भी होगा, क्योंकि अगर ग्लोबल स्लोडाउन होता है और साथ में क्वांटिटेटिव टाइटनिंग हो रही है, हम ये भूल जाते हैं कि खाली फेड रेट नहीं बढ़ा रहा है, वो अभी बैलेंस शीट भी श्रिंक करेगा। तो जितने आपके रिस्क एसेट्स हैं उस पर थोड़ा सा उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और कमोडिटी प्राइसेस, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर। अगर ऑयल अगर 90 के और नीचे आता है, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस सॉफ्ट रहते हैं, थोड़ा सा यूएस में हमें अगर थोड़ा सा फेड का स्टांस चेंज होते हुए दिखता है, तो इंडिया के लिए वो बहुत पॉजिटिव हो सकता है। नियर टर्म में थोड़ा सा मुझे लगता है कॉशियस रहने की जरूरत है। चलिए, नियर टर्म में थोड़ा कॉशियस, लेकिन ओवरऑल पिक्चर एक पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर दिखाई देती है यहाँ पर। अनिल सर, मैं एक बार फिर से थोड़ी आरबीआई की तरफ जाना चाहूँगा कि क्योंकि अब फिर से पॉलिसी अब आने ही वाली है। तो आरबीआई अभी तक तो उसने क्लियर कट कहा, और उसका जो एक स्टांस रहा वो भी यही रहा कि वो पूरी तरह से इन्फ्लेशन पे फोकस कर रहे हैं, और हम सब मान रहे हैं कि अभी 1% के आसपास ईयर एंड तक और रेट हाइक हमें आती हुई दिखाई देगी। लेकिन क्या कोई ऐसी उम्मीद की जा सकती है, कोई ऐसा थॉट हो सकता है कि आरबीआई थोड़ा अपने स्टांस को चेंज करे? क्योंकि अब देखिए, इन्फ्लेशन एक हद तक कंट्रोल में आई, और वैसे भी ये सप्लाई साइड ज़्यादा है, डिमांड साइड तो उतनी नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि या वो उल्टा तो नहीं करेंगे, लेकिन अपनी जो स्पीड है उसको स्लो डाउन करें, या वो भी फिर फेड को फॉलो करेंगे, या जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ट्रेंड है जो देख रहे हैं अदर सेंट्रल बैंक्स, वही उनके पास भी चाह रहा है, कुछ और नहीं कर सकते? विपिन जी, आरबीआई के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, तो ये तो आप मान के चलिए। तो दूसरा है, उनका रेट बदलने या ना बदलने से अगर हम रिसेंट इतिहास देखे निवेश का हिंदुस्तान में, तो हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन्होंने जब रेट कम थे तब भी इन्वेस्ट नहीं किया, तो जब बढ़े हैं तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। तो इसको आप, इनका जो निवेश है वो, लेकिन वो मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, आपने जैसे बोला ना कि अनसर्टेनिटी है, तो इसका एक अंग्रेजी में एक वर्ड है जो इस वक्त बहुत बारीकी से फिट होता है हमारे सिचुएशन में, जो अननोन अननोन्स है। किसी को नहीं मालूम, मतलब किसी ने कोई सोचा नहीं होगा कि कोविड जैसा आपदा आएगा, उसके बाद एक यूक्रेन जंग होगा। तो ये आप एक मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में ये एक पैरामीटर हो गया है। तो आप जब आगे देखोगे तो ये सारे ये लेके ही चलो कि एक अननोन रहेंगे। लेकिन आप सिचुएशन कंपेयर कीजिए, 2008-9 में जो ग्लोबल क्राइसिस हुआ था, तो हिंदुस्तान की तब स्थिति क्या थी और आज क्या है। उस टाइम ना जीएसटी था, उस टाइम 400 मिलियन लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं थे, करीब 30% के पास बिजली नहीं थी, उतनी लोगों के पास घर नहीं थे, पीने का पानी तो और भी नहीं था। तो ये आप 2009 और आज के सिचुएशन में बहुत फर्क है। तो जब आप आगे देखेंगे, आप ये ध्यान में रखिए, क्योंकि ये जब अननोन है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो और इसमें आरबीआई ने जो सराहनीय काम किया है, मतलब बहुत ही सराहनीय काम किया है, पिछले 3 साल में एक इंस्टीट्यूशन है जो कि बड़े क्लैरिटी से हर सिचुएशन में आया है। तो इसमें आप उम्मीद रख के चलिए, वो देश के हित में भी जो करेंगे, आर्थिक हित में जो करेंगे वो करेंगे। तो ये, और अच्छी बात, दूसरी आखिरी बात ये है कि हमने रिसेंट हिस्ट्री में पहली बार देखा कि
वित्त मंत्रालय और आरबीआई में एक जुगलबंदी चली है। अगर ये जुगलबंदी नहीं रहता तो हमारी आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ी होती इस वक्त पे। अगर हम पिछले 2014 के पहले के जो माहौल देखेंगे, जहाँ की बहुत मतभेद होते थे, आरबीआई एक रास्ते में, वित्त मंत्रालय एक रास्ते में, वो नहीं रहा। तो दोनों जो इंस्टीट्यूशन है जो आर्थिक व्यवस्था संभालते हैं देश का, एक ही पेज पे थे। तो इससे बहुत फर्क पड़ा है। और आगे जब हम देखेंगे, ये आप ध्यान में रखिए, जो भी फ्यूचर में आप एंटिसिपेट, मतलब जो भी सिनारियो बना रहे हैं। नहीं, ये इम्पोर्टेंट है कि आरबीआई और देश की सरकार दोनों किस दिशा में सोच रहे हैं। क्या वो दिशा एक है या वो दिशाएं अलग अलग हैं? लेकिन फिलहाल तो ये था कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए शायद सब एक मत है, और वही एक रेट हाइक से हम देख रहे हैं। और अनिल जी भी कह रहे हैं कि उसमें शायद उनके स्टैंड में फिलहाल तो ऐसा चेंज आता हुआ दिखाई नहीं देगा। जोशी सर, अभी अगर हम सरकार की तरफ से, आपने पहले भी उसका जिक्र किया स्पेंडिंग का, तो क्योंकि सरकार की स्पेंडिंग का एक बड़ा रोल रहा है यहाँ पर, आगे सरकार अपने खर्च को बढ़ाने की कितनी स्थिति में, कितनी गुंजाइश है कि वो अपने हिस्से से खर्च बढ़ाते हुए दिखाई देगी? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्थिति काफी अच्छी है। वो दे आर स्टिल होल्डिंग कैश बैलेंसेस विद आरबीआई विच आर क्वाइट सिग्निफिकेंट। तो वो रेवेन्यू स्पेंडिंग भी बढ़ा सकते हैं, और आगे चल के रेवेन्यू स्पेंडिंग बढ़ेगी, क्योंकि ये जितनी सब्सिडीज वगैरह इस साल बढ़ी हैं, वो आगे धीरे धीरे आपको आंकड़ों में दिखाई देंगी। चिंता मुझे स्टेट गवर्नमेंट्स की है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपेक्स तो तेजी से बढ़ रहा है, पर स्टेट गवर्नमेंट्स का कैपेक्स अभी पिछले फर्स्ट क्वार्टर में 6% पिछले साल के सेम क्वार्टर से कम था। तो स्टेट गवर्नमेंट्स काफी लैग कर रही हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्थिति, उनके पास इस साल फिस्कल प्रेशर उतना नहीं है, क्योंकि जो रेवेन्यूज हैं वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। उसका मुख्य कारण ये है, एक तो रिकवरी है, दूसरा साथ में आपका इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो नॉमिनल जीडीपी काफी तेजी से बढ़ा है, तो उसका असर भी रेवेन्यू कलेक्शन पे आता है। और जीएसटी वगैरह में कंप्लायंस, जो रिफॉर्म का जो बेनिफिट है, पॉजिटिव साइड है, वो रेवेन्यू कलेक्शन में जीएसटी का दिखाई दे रहा है। तो इन सब वजहों से गवर्नमेंट की फिस्कल सिचुएशन, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बेहतरीन है, पर जो एक्सपेक्टेड था कि अचानक ही रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद, सब्सिडी बिल वगैरह बढ़ने के बाद जो क्रंच आएगा कैपेक्स में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं दिखाई दे रहा कोई क्रंच, बट स्टेट गवर्नमेंट्स में ये ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा कैपेक्स करते हैं। तो जहां तक अतुल साहब ये स्टेट और उसकी बात है, अभी इंडिया एट 100 वाला एक जो विजन भी आया, और उसमें स्टेट्स के ऊपर काफ़ी सारी, हमने 2-3 दिन पहले ही देखा, बड़ी बात की गई कि स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने रोल थोड़े से डिफाइन करने पड़ेंगे, उनको थोड़ा आगे आना पड़ेगा, और तभी वो टर्न अराउंड होते हुए हम देखेंगे। बट अब ये है कि जिस तरह के फॉर्मेट पे हम काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में वैसे तो बहुत सारी, मतलब जैसे कहते हैं कि समानताएं चलती हैं, लेकिन उतना ही मतांतर भी होता है। तो क्या वो हम इतनी आसानी से होता हुआ देखेंगे, जहां पर सेंटर और स्टेट दोनों एक पेज पर आके एक हिसाब से अपने इस आर्थिक एजेंडे को आगे ले जाते हुए दिखाई देंगे? बेसिकली अगर हम देखें कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ऑप्शंस क्या है, तो जो गवर्नमेंट में जो भी रूलिंग पार्टी है, उसको ये अभी जो डील करना है, वो इंस्पिरेशनल यूथ के साथ डील करना है। अभी उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो अब दूर की बात रही, अब का जो यूथ है वो बोल रहा है ईज ऑफ लिविंग। मुझे अगर इंडिया में रहना है, तो मुझे जिस शहर में रहना, वो शहर का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितनी सहूलियत है, कितना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मान लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर मान लीजिए, व्हाटएवर, एंटरटेनमेंट, काफी कुछ है। तो जो गवर्नमेंट ये नहीं कर पाएगी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट नहीं करेगी, और वो दूसरी चीज है जैसे कि लोन वेवर है या दूसरी कुछ चीजें कर रही है, तो सुनर और लेटर मेरे ख्याल से ये एक फेसिंग उनको करना ही पड़ेगा कि जब तक कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और ईज ऑफ लिविंग के लिए ना किया जाए, तो उनको पावर में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये रियलाइजेशन मेरे ख्याल से बहुत स्टार्क है। दूसरी चीज जो होगी वो क्लाइमेट की होगी, और जहां पर हमने COP26 में जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बयान दिया था, मेरे ख्याल से धीरे धीरे ये पूरा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो ESG की तरफ जाने वाला है। तो वहां पर काफी सारा अट्रैक्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स की काफी सारी स्कीम्स आएंगी, और उसमें स्टेट गवर्नमेंट काफी कुछ पार्टिसिपेट करके खुद का स्टेट का इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकती है। तो ये दो चीजें बहुत मायने रखेंगी स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर के लिए। लेकिन यस, थोड़ा पॉलिटिकली
ये रहता है वॉलेटाइल एनवायरनमेंट, कोई गवर्नमेंट करती है कोई गवर्नमेंट नहीं करती, तो इंडिया इज अ मिक्स बैग, वो तो चलता रहेगा। चलिए ठीक है, ये चीज़ें चलती रहेंगी। डीके जोशी साहब, अब क्योंकि समय मेरे पास थोड़ा सा कम रह गया, एक सवाल जो मैं पूछना चाह रहा था वो यही था कि अब देखिए कुछ फैक्टर्स हैं जिनका आप हाल फिलहाल में तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन विद इन इंडिया, विद इन कंट्री, आपके पास कौन सी जगह गुंजाइश बनती है कि अगर आप वही चीज़ें पकड़ लें, उन्हीं चीज़ों पे फोकस करें, तो फिर एक्सटर्नल फैक्टर तो जो है वो है, लेकिन आप एक बड़ा शॉक एब्जॉर्बर क्रिएट कर लेंगे और फिर इतना फर्क आपको नहीं पड़ेगा। देखिए, शॉर्ट टर्म में तो ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, पहले भी किसी मेरे फेलो पैनलिस्ट ने बोला था। आप हाँ मीडियम टर्म के लिए रेजिलियंस जरूर क्रिएट कर सकते हैं। अभी सरकार का फोकस इसमें भी होना चाहिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स चाइना से बाहर जा रही हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज्यादा हो सके उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये एक तरह से हमारा मीडियम टर्म के लिए क्वेश्चन भी बनेगा और हमारी इन्वेस्टमेंट को भी इसमें सपोर्ट मिलेगी। तो इस तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में हमारे पास ज्यादा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं है। विनोद जी, फेस्टिव सीजन क्योंकि ऑन है, देखिए एक पेंटअप डिमांड की तो हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन क्या इस फेस्टिव सीजन में आपको वही डिमांड मतलब उस लेवल पे जाती हुई दिखाई दे रही है? अभी थोड़ी देर पहले गुरमीत साहब भी कह रहे थे कि अगर हम ऑटो सेल्स की बात करें, नंबर बहुत अच्छे हैं, तो वो एक तरफ तो काफी अच्छे हैं, वो थोड़ा अर्बन फिनोमिना ज्यादा है, लेकिन थोड़ा रूरल साइड पे चीजें उतनी अच्छी नहीं है। आपको क्या लग रहा है, इस फेस्टिव सीजन में वो डिमांड की कमी हम नीचे से भी पूरी होते हुए देखेंगे या वहां पे थोड़ी सिचुएशन टफ है? ये जो पहले कोविड के पहले लॉकडाउन के बाद एक रिवेंज बाइंग करके एक जो बहुत बड़ा हमने देखा था कि ग्राफ ऊपर गया था हमारी डिमांड का, उस तरह से ऊपर जाते हुए नहीं दिख रहा है। जो दिख रहा है वो एक स्टेडी ग्रोथ तो जरूर दिखाई दे रही है, और ऑब्वियसली दिवाली के जब सीजन आता है तो एक सर्टेन ग्रोथ हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन अगर हम देखें फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल, होम अप्लायंसेस, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें हमें कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं नजर आ रहा है इस समय। और उसका एक मेजर कारण वही है जो आपने अभी बताया कि जो रूरल इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं कर पा रही है। दूसरा, मेरे एक फेलो पैनल से बड़ा अच्छा बताया था कि इन्फ्लेशन और उसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज हुई और जो EMIs उनको ज्यादा देने पड़ रहे हैं, उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है अनफॉर्चुनेटली वो इस समय स्ट्रेच्ड है, और इसलिए बहुत बड़ी उम्मीद हमें नहीं है कि इस समय कोई बहुत बड़ा उछाल आएगा। एक सर्टेन सीजनल ग्रोथ जो दिखती है वो जरूर होगा। हैविंग सेड दैट, कुछ चीजों में आप देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनिंग हमने देखा इस बार कि वो एक लग्जरी आइटम से अब एक एसेंशियल आइटम की तरफ बनने लगी है। कई घरों में कम से कम एक एयर कंडीशनर लोग लेना चाहते हैं, तो उसमें हमने जरूर एक ग्रोथ देखी, और उसमें वो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पर एक ऐसा उदाहरण है जहाँ सरकार ने भी PLI स्कीम लाई, इंडस्ट्री ने भी काम किया, और टेक्नोलॉजी की तरफ से भी कुछ एनर्जी कंजर्वेशन, 5 स्टार ACs, इन्वर्टर ACs, ये सब एक साथ, तो टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री का एक साथ जब जहाँ पे हमने देखा एक उदाहरण, तो उसमें हमने उछाल देखी, लगभग 50% एक ही साल में बढ़ गया। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल जरूर आएंगे, लेकिन ओवरऑल एक बहुत बड़ा जो ग्रोथ फिलिप चाहिए इस समय वो अनफॉर्चुनेटली नहीं दिखाई दे रहा, और उसके कई कारण हैं। ठीक है, पद्मनाभन साहब, क्विकली टू सम इट अप, वो ग्रोथ फिलिप आएगा कैसे, क्या कर सकते हैं हम? विपिन जी, वो तो पूरे प्रोग्राम में सब विशेषज्ञों ने अपने अपने अनुमान लगाए हैं कि कैसे ग्रोथ मोमेंटम आएगा। मैं तो एंड में यही कहना चाहता हूँ कि ना हताश होना चाहिए, ना ज्यादा ही आशा रखनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत ही एबनॉर्मल सिचुएशन में, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ। तो आप क्वार्टर टू क्वार्टर देखिए, अगर आप 2 क्वार्टर पहले देखेंगे तो आप हताश थे, अब आप बड़ी आशा में हो 13.5% ग्रोथ, अगले क्वार्टर में फिर हताश हो जाओगे। तो ये होगा, ये ऊपर नीचे बहुत होगा, क्योंकि एबनॉर्मल सिचुएशन है, इसको संभालने में करीब 6 महीने, 1 साल, कभी 2 साल भी लगेंगे। लेकिन आप इस वक्त में हर क्वार्टर टू क्वार्टर देखिए और ज्यादा लॉन्ग टर्म मत देखिए। यही मेरा फाइनल कमेंट है। जी जी, तो क्रिकेट की भाषा में इसे समअप कर देता हूं, क्योंकि एशिया कप भी चल रहा है कि जब पिच अगर बहुत अनइवन है या आप उसे रीड नहीं कर पा रहे हैं, कोई बॉल बहुत नीची रह जाती है और कोई बॉल ऐसा है कि बिल्कुल मुंह के सामने से निकल जाती है उचकती हुई, तो फिर वो एक्सपर्ट जो कहते हैं ना कि बॉल टू बॉल मेरिट पर खेलिए, पेशेंस के साथ खेलिए, हर बॉल को जज कीजिए, जहां सिंगल बनता है वहां सिंगल निकालिए, और जहां छक्का लगा सकते हैं वहां छक्का लगाइए, और कुछ भी रश मत कीजिए, और इत्मीनान से चीज़ों को देख के समझ के
उस हिसाब से अपने गेम को हर बॉल पे प्लान कीजिए। शायद वैसी सिचुएशन अभी इकोनॉमी की है, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि अगली बॉल नीचे रह जाएगी या आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगी। तो जो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि शायद हमको छोटे छोटे फैक्टर्स पे ही ध्यान देना चाहिए। जो मौके हिंदुस्तान के पास हैं, चाइना की वजह से या किसी और वजह से, उनको भुनाने की कोशिश होनी चाहिए। हम जितना इंटरनली कर सकते हैं उतना चीज़ों को मटेरियलाइज करना चाहिए। बाहर के फैक्टर्स पे शायद अभी हमारा उतना कंट्रोल नहीं है, और आराम से वेट एंड वॉच करते हुए धीरे धीरे सिचुएशन को इम्प्रूव करने की तरफ देखना चाहिए। हो सकता है उसमें थोड़ा कभी नीचे जाएंगी चीज़ें, कभी ऊपर जाएंगी, लेकिन यही एक तरीका इस वक्त होगा, क्योंकि ये पूरी डिबेट को आप सम अप कर दें तो अनसर्टेनिटी जो इस समय है वैसा फैक्टर हमने पहले देखा नहीं है, तो उसको उसी तरीके से डील करना पड़ेगा। पर चर्चा बहुत अच्छी रही। आप सभी महानुभावों का वक्त निकाल के अपनी राय रखने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।